हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो पीजीटी 2021 में जो आज हम अगला पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे, वो पेपर रहेगा पीजीटी हिंदी फीमेल। हालांकि इस पेपर की हम एक शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और वो शिफ्ट थी 4 जुलाई की। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा आपको। आज की जो शिफ्ट रहेगी वो 3 जुलाई की रहेगी और जिसकी टाइमिंग है 2 से 5। बाकी देखो पीजीटी 2021 के अभी तक जितनी भी आंसर की रिलीज़ हुई है, जितने भी सब्जेक्ट्स की, तो हम सभी सब्जेक्ट्स में ना एक एक शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। हालांकि और भी शिफ्ट अभी बाकी है। और जैसे कि आज 15 तारीख है, तो आज देखो और भी आंसर की रिलीज़ होने जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब जो भी आप पहले पेपर सॉल्व कराना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा देखो आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे पेपर भी भेज सकते हो जो भी आपको कराना है, या उसका लिंक भेज सकते हो। बाकी जैसे कि आपके पास अगर कोई भी नई आंसर की आ रही है ना, तो आप प्लीज़ इस पर मुझे भेजा करो। क्योंकि देखो आंसर की ढूंढने में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, सॉल्यूशन में नहीं रहती। बाकी जो भी पेपर आपको सॉल्व कराना है आप मुझे कमेंट करो और कोशिश मैं करूँगा कि उसको बहुत जल्दी आपके सामने मतलब लेकर आऊँ। अब बाकी देखो इस पेपर की बात करते हैं। जैसे कि कंप्लीट पीडीएफ आप देख पा रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और पहला पार्ट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, टीचिंग वाले बच्चे हो या नॉन टीचिंग वाले, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन से आज के मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं, वन बाय वन उनको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो टाइम एंड वर्क का है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि भाई ए बी और सी, अगर हम तीनों से मिलकर कोई काम कराएं तो ये तीनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए अकेला इस काम को करे तो वो 20 दिन लेते हैं, और अकेला बी अगर इस काम को करे तो वो 40 दिन लेता है। और पूछा है कि सी अकेला काम को करने में कितना टाइम लेगा। अब जैसे कि आप समझते हो, सबसे पहले टोटल वर्क बनाना होता है, जो कि हम इनके एलसीएम से बनाते हैं। 40 इनका एलसीएम होगा। और उसके बाद एफिशिएंसी जो होगी, एक दिन का काम वो 4 होगा, ए का 2 होगा और बी का 1 होगा। अब ए और बी की क्षमताएं देखो आपको नज़र आ गई, 3 है और तीनों की भाई 4 है। तो 4 में से 3 आप हटाओगे ना तो सी की क्षमता 1 होगी। अब सी से ही आपको ये काम कराना है जो कि 40 है, और एक की क्षमता से करने में वो पूरे 40 दिन लेगा। तो सवाल का आंसर रहेगा 40। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि एक्स वाई और जेड ने कुछ धनराशि का निवेश किया, जिस पर 1 वर्ष के लिए उनका प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब क्या होगा, एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको देखो रिटर्न मिलेगा। मतलब उनको जो पैसा मिलेगा ब्याज के रूप में, तो वो कितना कितना परसेंट है, 6, 8 और 10। इसके अलावा कहते हैं एक्स और जेड के प्रतिफल में, कहने का मतलब है जितना जितना उनको ब्याज मिला है तो उनमें 600 रुपये का अंतर है। और देखो यहाँ उसने सबसे अच्छी बात बताई है कि तीनों का जो निवेश था वो बराबर है, उन्होंने समान राशि का निवेश किया। तो आपको बताना है वाई ने कितना निवेश किया। तो वाई ने बिल्कुल उतना ही निवेश किया होगा जितना एक्स और जेड ने किया होगा। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है समझते हैं। देखो जैसे कि भाई एक्स वाई और जेड तीनों ने बराबर पैसा निवेश किया था, लेकिन उनको ब्याज जो मिलेगा ना वो अलग अलग मिलेगा। और उसका कारण क्या है, तीनों के लिए ब्याज की दर अलग होना। अब हमें इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो आप समझ पा रहे हो कि इन दोनों के बीच मतलब जो ब्याज का अंतर है वो 4% है। तो 4% का अंतर जो है ना, वही 600 रुपये के बराबर होगा। और जो भी इन्होंने पैसा निवेश किया है वो अपने आप में 100% होगा। बाकी अब आप 100% निकाल लेना। 100% का मतलब होगा उस पैसे से जो एक्स ने निवेश किया है, जो वाई ने निवेश किया है, या फिर जो जेड ने निवेश किया है। अब कैसे इसको आप कैलकुलेट करोगे, या तो आप 1% निकालो, वरना आप समझ रहे हो डायरेक्टली 4 को 100 बनाया जा सकता है, बस 25 से ना मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप सिंपली यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे कि आप समझते हो 25 गुना 6 150 होता है, बाकी 2 ज़ीरो और भी है। तो 15,000 रुपये मतलब निवेश करे एक्स वाई और जेड तीनों ने। तो आंसर इस सवाल का रहेगा 15। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। कहता है कि साधारण ब्याज वाली मूल राशि 4 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है और 10 वर्षों के बाद इतने रुपए हो जाती है। तो पैसा हो जाने का मतलब क्या होता है, देखो अमाउंट से, अमाउंट को बोला जाता है मिश्र धन। और ये दो चीज़ों से बनता है, एक तो मूलधन प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब जैसे कि ये भी अमाउंट ही है, तो ये भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से ही बना होगा। अब देखो प्रिंसिपल हर स्टेज में सेम होते हैं,
तो फिर ये जो पैसा इंक्रीज़ हो रहा है ना, मतलब इन दोनों का जो अंतर है जो कि 480 रुपये बन रहे हैं, तो ये 480 रुपये जो अमाउंट का अंतर है ये असल में ब्याज होता है, क्योंकि प्रिंसिपल तो देखो दोनों जगह सेम है, तो अंतर रहेगा ब्याज का। कितने टाइम का अंतर है, तो देखो 10 और 4 दोनों को आप घटाओगे तो 6 वर्ष। तो आपको ना 6 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ से मिल रहा है 480 रुपये। अब जैसे मैं आपसे 1 साल का ब्याज पूछूँ तो आप बोलोगे 480/6 यानी कि 80 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज 80 रुपये है तो देखो ये जो 1920 रुपये बने थे ना, ये 4 वर्ष में बने थे, यानी कि 4 साल का ब्याज भी है इसमें। तो 4 साल का जो ब्याज होगा ना वो बनेगा 320 रुपये। और 1920 रुपये में से अगर ब्याज 320 रुपये है तो आप समझ पा रहे हो प्रिंसिपल 1600 होगा। अब प्रिंसिपल आ गया, 1 साल का आपको ब्याज भी पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बिल्कुल आसान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का जैसे कि मतलब होता है 1 साल की दर, तो आप 1 साल का ब्याज ऊपर रखोगे और ब्याज मिलता किस पर है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल नीचे आएगा। और परसेंट के लिए 100, तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5%। 5% इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है, आपको एक लाइन चार्ट यहाँ दिखा रखे हैं और 4 वर्ष भी दिखा रखे हैं। कहता है कि ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है तो ये बताता है कितने नए बच्चे विद्यालय में आए, और ये जो येलो है ना ये आपको बता रहा है कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, मतलब विद्यालय छोड़ा। अब कहता है कि 2018 के आरंभ में, देखो 17 से कोई मतलब नहीं है, शुरुआत जो हो रही है ना 18 से हो रही है। तो 18 की शुरुआत में ना यहाँ पर टोटल 600 बच्चे थे, और इन 600 बच्चों में क्या हुआ कि देखो 45 तो आए नए बच्चे और 30 ने छोड़ भी दिया। तो कुल मिलाकर इस साल जो नए बच्चे आए ना वो 15 आए, आप समझ पा रहे हो। फिर चलते हैं इससे अगले वर्ष, 75 एडमिशन हुए बट 20 पुराने बच्चे चले भी गए, तो इसका मतलब है कि नेट 55 बच्चे यहाँ पर बढ़े। और हमें देखो 2019 के अंत तक ही जाना था, इससे आगे कैलकुलेट नहीं करना। तो 600 बच्चे देखो शुरुआत में थे और 15 और 55 यानी कि 70 बच्चे और भी आ गए। तो अब जो टोटल बच्चे हैं ना 2019 के एंड में वो रहेंगे 670, तो सवाल का आंसर रहेगा 670। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 5 अंक की एक संख्या आपको दे रखी है जिसमें एक अंक आपको नहीं बता रखा, उसकी जगह x लिखा हुआ है। अब ये जो भी नंबर है, देखो मैं इसको ना नंबर लिख रहा हूँ, तो इस नंबर को क्या किया हमने 88 से ना डिवाइड किया, और 88 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त हुआ, कहने का मतलब है प्राप्त हमें भागफल होते हैं। तो ये जो भागफल है ना क्वेश्चन कहता है ये 2 की पावर 4 के दुगने का वर्ग है। और इसके अलावा देखो आपको कुछ भी शेषफल नहीं बता रखा, तो इसका मतलब है शेषफल कुछ नहीं बचा होगा, 0 होगा। अब बाकी देखो बहुत छोटी क्लासेस से हम सीखते आ रहे हैं कि डिविडेंड, जो कि यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है, तो ये कैसे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और रिमाइंडर को जोड़ने से। अब रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करने से ना नंबर आ जाएगा। अच्छा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो 2 की पावर 4 होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32, और 32 का स्क्वायर आपको याद होगा 1024। तो नंबर जो होगा ना देखो वो 88 इंटू में 1024 होगा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देखना आपको नंबर मिलेगा 90112। बाकी जब आप इस नंबर को कंपेयर करोगे इस नंबर से तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 0 इस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस 6 क्वेश्चन में क्या कहता है समझते हैं। कहता है पाइप ए मिक्सर में प्रति मिनट 200 लीटर दूध छोड़ता है, और पाइप भी उसी मिक्सर में प्रति मिनट 160 लीटर पानी छोड़ता है। देखो मिक्सर क्या है, आप मान लो कोई मिक्सर है और इसमें 2 पाइप खुले हुए हैं, तो एक तो पाइप ए है, ये भाई हर मिनट 200 लीटर दूध इसमें डालता है, थोड़ा साफ लिखते हैं। और जो दूसरा पाइप है ये क्या करता है कि इस मिक्सचर में ना 160 लीटर हर मिनट पानी भरता है। कहता है कि यदि पाइप को एक बार में केवल एक ही बार खोला जा सकता है, मतलब या तो 1 मिनट के लिए आप इसको खोल सकते हो
वरना इसको खोल सकते हो। मतलब 1 मिनट में दोनों एक साथ नहीं खोले जा सकते। और कहता है पाइप ए को 1 घंटे में कितने मिनट के लिए खोलना चाहिए। इस पाइप को 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितने मिनट के लिए खोलना चाहिए, ताकि इसमें जो दूध और पानी का टोटल मिक्सचर होगा ना, उसका रेशियो 5:1 हो। ये तो था देखो इस क्वेश्चन का मतलब। अब क्या अप्रोच होगी समझते हैं। देखो पहले तो ना इन दोनों पाइपों की आप क्षमताएं लिखो, एफिशिएंसी लिखो। तो जैसे कि आप समझ रहे हो कि जो पाइप ए है और पाइप बी है, तो 200 और 160 आप छोटा करके 5 और 4 लिख सकते हो। दूसरा पैरामीटर होगा यहाँ पर, पैरामीटर होगा यहाँ पर टाइम। अच्छा, टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसको छोड़ देते हैं। और एफिशिएंसी इनटू टाइम, इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि हमें ना कैपेसिटी पता चलती है। और कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर ना टोटल मिश्रण से होगा। और ये जो भी मिश्रण है देखो, तो इस मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:1 बनना चाहिए। अब 5 और मिल्क, वैसे तो मिल्क और वाटर का रेशियो है, बट आप देख रहे हो यहाँ मैंने ए और बी लिख रखा है। तो ए का मतलब ही भाई मिल्क है, क्योंकि ए मिल्क भर रहे हैं और बी यहाँ पर वाटर भर रहा है, तो इसका मतलब ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टाइम का कुछ रेशियो हमें ऐसे बनाना है कि जब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो तो कैपेसिटी का रेशियो ना 5:1 बने। अब करना क्या है, देखो सबसे पहले आप इसको पलट कर लिखो। पलट कर लिखने से क्या होता है कि 1:1 का रेशियो बन जाता है। आप देख भी पा रहे हो कि 5 गुना 4 20, 4 गुना 5 20, 20 और 20 1:1। बट 1:1 हमें बनाना नहीं है, बनाना 5:1 है। तो इसको 1 रहने दो, लेकिन यहाँ एक 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। और अब ये टाइम का जो रेशियो है ना, देखो ये आपको मिल गया। और छोटा आप इसको कर लो, तो ये आपको 4:1 मिला। 4:1 का मतलब जैसे कि आप समझ रहे हो कि पाइप ए को 4 मिनट के लिए खोलो और पाइप ए को 1 मिनट के लिए। और ये बात मैंने आपको बताई है 5 मिनट की, जबकि 1 घंटे की यहाँ बात हो रही है जिसमें 60 मिनट होते हैं। तो भाई 12 से गुणा करने पर 60 बनता है। तो आप इन दोनों को भी जैसे ही 12-12 से गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे में किस पाइप को कितनी देर के लिए खोलना चाहिए। और हमसे ये पाइप पूछा गया है, तो 12 गुना 4 यानी 48 मिनट के लिए इसको खोलना होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपको नज़र आ रहा है, एवरेज का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पहले भी आया है। कहता है कि एक लाइब्रेरी में, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। एक लाइब्रेरी में जो वीक डेज़ में आते हैं ना लगभग लोग, ऑन एवरेज वो 900 आते हैं। अब वीक डेज़ का मतलब आप समझते हो मंडे टू फ्राइडे। बाकी देखो सैटरडे और संडे वीकेंड्स में ऑन एवरेज 1800 विजिटर्स इस लाइब्रेरी में आते हैं। तो कहता है अगर नवंबर की बात करें, जो कि 1 नवंबर जिसकी शुरुआत शनिवार से हुई है, तो इस नवंबर के महीने में सभी विजिटर्स का एवरेज क्या होगा। अब आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि भाई 30 दिन का नवंबर का महीना होता है और इन 30 दिनों में से वीक डेज़ यानी कि मंडे टू फ्राइडे कितने होंगे और वीकेंड्स कितने होंगे। तो वीकेंड्स का पता लगाते हैं। देखो जैसे कि 1 को सैटरडे है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो 8 को भी सैटरडे पड़ा, 15 को भी सैटरडे, 22 को सैटरडे, और फिर से 7 जोड़ोगे 29 को भी सैटरडे। और एक एक दिन अगर आप आगे चलते हो तो आपको पता चल रहा है कि संडे इन इन तारीखों में पड़ा होगा। मतलब 2 और इधर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 9 तारीख, फिर इधर पड़ेगा 16, 23 और 30। तो कुल मिला के देखो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ें शायद आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी कि 5 इसमें सैटरडे होंगे और 5 इसमें संडे होंगे। तो टोटल 10 तो रहेंगे यहाँ पर देखो वीकेंड्स, और इसका मतलब 20 फिर वीकडेज होंगे। अब यहाँ जो हमने नंबर ऑफ़ डेज़ को कैटेगराइज़ किया है, तो ये नंबर ऑफ़ टर्म्स का काम करेंगे। और मैंने आपको पहले भी समझाया है, अभी भी मैं समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ़ टर्म्स को ना जितना छोटा आप करके ले सको उतना छोटा करके लो। एक एक ज़ीरो आप काट दो। और अब ये नवंबर का जो महीना है ना, ये 3 दिन का मानना है आपको, और 3 में से 2 यहाँ पर है वीकडेज़ और 1 वीकेंड होगा। तो वीकडेज़ में जैसे कि 900 लोग आ रहे हैं और यहाँ पर 1800 आ रहे हैं, तो इस 3 दिन के महीने में टोटल 1800 और 1800 यानी कि 3600 लोग आ रहे हैं। और ये 3600 लोग भाई कितने दिन में आ रहे हैं, तो 3 दिन में, यानी कि औसत जो होगा ना वो 1200 होगा। 1200 इस सवाल का आंसर है।
इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता क्या रखा है, कहता है एक बोर्ड आकार में आयताकार है, मतलब एक रेक्टेंगल की बात यहाँ हो रही है। और जैसे कि आप समझते हो रेक्टेंगल का डायगोनल विकर्ण, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू आपको 8√13 दे रखी है। अगर जैसे मैं इस रूट को हटाना चाहता हूँ तो आप समझ रहे हो इधर स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने पर 8 का स्क्वायर होता है 64 और √13 का होता है 13। तो आप इसको फ़िलहाल ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा देखो आपको क्षेत्रफल भी दे रखा है। क्षेत्रफल का मतलब L/B होता है, और ये आपको 736 दे रखा है। पूछा आपसे बोर्ड का पेरीमीटर है, और आप समझते हो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ L+B होते हैं। और अगर हमें L+B की वैल्यू पता चल जाए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान हमारा होना चाहिए L+B की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। अब देखो ये सभी वैल्यूज़ एक फार्मूले में कैद हो जाती है, और वो फार्मूला कौन सा होता है, A+B का होल स्क्वायर। ए की जगह यहाँ आप L लेके चलो और B की जगह ब्रैकेट्स यानी B ही लेके चलो। तो फार्मूला जो बनेगा ना देखो, वो बनेगा कि भाई L+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है L² प्लस B² प्लस 2LB। अब देखो आपको L² प्लस B² की वैल्यू ऊपर मैंने निकाल के दिखाई थी, 64 गुना 13 आई थी। LB की वैल्यू अभी भी आपके सामने है 736, तो आप इसको 2 इंटू 736 लिखोगे। बाकी ये किसके बराबर है, L+B के होल स्क्वायर के। तो आप वहाँ से स्क्वायर हटा के ना यहाँ अंडर रूट ले लो। अब देखो इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करने का तरीका है, अगर आप चाहो डिटेल भी कर सकते हो, वरना मुझे नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ से ना 32 को कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं 32 को यहाँ से कॉमन लूँ तो देखो 64 की जगह मुझे लिखना होगा 2, और 2 गुना 13 यानी कि 26 मिला। यहाँ जब आप 32 से डिवाइड करोगे ना इसको, तो 32 दूनी 64 और बचा 9 और 6 32 दिया 96। तो 32 को कॉमन लेने पर अंदर यहाँ 23 बचा, और 23 गुना 2 46 होते हैं। अब 32 को आप क्या लिख सकते हो, 16 गुना 2, और ये जो ब्रैकेट है ये आपको 72 दे रहा है। बाकी देखो 16 का अंडर रूट आप समझते हो 4 होता है, और 2 गुना 72 144 होता है, जिसका अंडर रूट 12 होता है। तो L+B देखो आपको 48 मिल गया, और जैसे कि पेरीमीटर मैंने आपको बताया था ट्वाइस ऑफ L+B होता है, तो 48 का ट्वाइस होगा 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है कि एक वस्तु की बिक्री पर हुए लाभ को 5 गुना किया जाता है यदि बिक्री मूल्य में 150% की वृद्धि होती है। अब देखो अगर मैं यहाँ मान लूँ कि भाई ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य अगर 100 रुपये था, तो वो 150% से बढ़ने के बाद 250 हो जाना चाहिए। जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा वो 250 होगा। और कॉस्ट प्राइस का हमें अभी तक नहीं पता, कुछ तो होगा ही कॉस्ट प्राइस। बाकी हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ हमें भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट होता था, तो अब वो 5 गुना हो गया, यानी कि यहाँ 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब CP आप कैसे निकालोगे, देखो जैसे कि इन दोनों का जो अंतर होगा ना, उसको आप कह सकते हो कि ये ऊपर का प्रॉफिट होगा, और ये 150 बन रहा है। तो 150 जो है ऊपर का प्रॉफिट है, जबकि ऊपर का प्रॉफिट अगर आप यूनिट्स में देखोगे तो आपको 4 मिल रहे हैं। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आपको मिलेगी ना यहाँ पर, वो 150/4 मिलेगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कि 2 से 2 बारी कटा और ये 75 बारी, और 75/2 का मतलब होता है 37.5। अब देखो ओरिजिनल वाले केस में चलना है, ये ओरिजिनल केस है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपको 100 नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर प्रॉफिट भी है 37.5 का। और अगर आप इसमें से 37.5 को हटाते हो तो CP आपको पता चल जाएगा 62.5। अब प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। देखो तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट जो कि 37.5 है अपॉन में CP जो कि 62.5 है, और परसेंट के लिए 100। बाकी
डेसिमल कैंसिल आउट हुए और आप इसको काटोगे तो 125 से भी ये नंबर कटता नज़र आ रहा है 3 बारी और 5 बारी। 5 से ये नंबर 20 बारी कटा और 3 गुना 20 आप समझ पा रहे हो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 60%। बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 था, आपको मेंसुरेशन से नज़र आ रहा होगा। कहता है एक शंकु की ऊंचाई, देखो शंकु इस शेप का होता है और इसमें एक तो रेडियस और एक हाइट हमें पता होनी चाहिए। तो हाइट हमें बताइए 4 गुना है त्रिज्या की। त्रिज्या का मतलब अगर इसकी रेडियस 1 है तो हाइट भाई 4 होगी। और हमें ना इसके वॉल्यूम का रेशियो बताना है किसके साथ, गोले के। तो गोले का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा होता है गोला स्फेयर, और जो इसका वॉल्यूम होता है उसके लिए आपको ना आर चाहिए। और बता रखा है कि जो रेडियस है इसकी त्रिज्या वो बिल्कुल इसी त्रिज्या के बराबर है, तो यानी यही होगी। अब दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब 1 × 1 और एच का मतलब 4। और इधर जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 1 × 1 × 1। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हुआ। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 1:1। बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 फिर से आपको एक बारी देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिल रहे हैं। कहता है साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में जो राशि है वो 63% की वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि होने का मतलब क्या होता है, ब्याज, मतलब ब्याज ही वृद्धि कराते हैं। तो ये 63% कुछ और नहीं है, ये ब्याज दर है और वो भी 7 वर्षों की। तो प्रत्येक वर्ष की जो ब्याज दर है ना, देखो वो आपको पता चलेगी 9%। अब आपको क्या करना है, उसी दर पर यानी कि 9% पर 2 वर्ष बाद 40,000 रुपये के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो पता लगाना है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का जो अंत है ना वो सीआई पर हुआ। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है 40,000 रुपये पर। आप सबसे पहले क्या करो, आपको पता होगा कि x + y + xy/100, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू आप इकट्ठा रेट ऑफ इंटरेस्ट बना सकते हो 2 साल का। तो x और y दोनों की जगह 9 और 9 लिखते हुए 9 × 9 81/100। तो आपको यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 18.81% मिल गया। और बस एक ही बारी में अब आप क्या करोगे, इस 40,000 का 18.81% निकालोगे। अब देखो परसेंट की जगह आप नीचे 100 लेकर जाओगे और डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो और आ गई। तो ये सारी ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, बस सिंपली 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। और यूनिट डिजिट आप देख पा रहे हो, 4 एकम 4 बनेगा। तो ऐसा एक ऑप्शन आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा। और सबसे अच्छी बात है एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो बस आप यही छोड़ दो, यही इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपको नज़र आ रहा है और कहता है कि 3 संख्याओं का योग 262 है। पहली और दूसरी संख्या, देखो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो 4:5 है, जबकि दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो 9:10 है। अब जैसे कि दूसरी संख्या यहाँ पर कॉमन है तो उसको आपको सेम बनाना होगा। और सेम बनाने के लिए सेकंड नंबर को आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से। अच्छा, साथ वाले नंबर्स को भी उसी रेशियो में बनाए रखने के लिए आप सेम से मल्टीप्लाई करोगे। तो कुल मिला के जो रेशियो आपको तीनों नंबर्स का मिला वो मिला 36 रेशियो 45 रेशियो 50। और जैसे कि योग आपको दे रखा है तो आप इन्हीं नंबर्स का, रेशियो वाले नंबर्स का योग करके देखोगे। 50 और 40 90 और 30 120 और 6 126 और 5 131 बन रहे हैं। हालांकि वो योग दे कितना रखा है भाई, 262। तो आप सिंपली क्या करोगे कि डबल कर दोगे हर एक नंबर को, और जो भी नंबर आपसे पूछा है उसको डबल करके आंसर कर दो। सेकेंड नंबर हमसे पूछा है तो 45 × 2 यानी कि 90 इस सवाल का होगा आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 था आपको नज़र आ रहा है। कहता है कि 5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है, मतलब 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ लिख भी देते हैं कि पहले 5 लाख पर जो टैक्स आप दोगे वो 0 रुपये दोगे। अगले 5 लाख पर, मतलब 10 लाख रुपए तक का मतलब है इस 5 से 10 लाख तक का डिस्टेंस जो होगा वो 5 लाख ही होगा। तो इस वाले 5 लाख पे आपको 10% ब्याज देना है, मतलब इस 5 लाख का 10%। और इसके बाद देखो जो 10 लाख के ऊपर जो कमाता है ना,
तो उसको ऊपर का 20% और देना होगा, मतलब टैक्स। अब एक आदमी जिसकी बात हो रही है तो उसकी कमाई यहाँ पर 15 लाख बता रखी है, और 15 लाख में से देखो 5 और 5 का स्लैब मैंने लिख दिया। अब अगले 5 लाख पर ये आदमी 20% टैक्स देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उसने कितना प्रतिशत अपनी आय का टैक्स दिया वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ 10% आपको किसका निकालना है, 5 लाख का। 20% किसका निकालना है, वो भी 5 लाख का। तो आप कर क्या सकते हो, देखो 5 लाख का ना 30% निकाल लो, और 5 लाख का देखो 10% अगर आप समझ पा रहे हो ओरली 50,000 होते हैं। तो 30% का मतलब 1.5 लाख हो गया। या फिर आप अलग अलग भी निकालोगे तो यहाँ आपको 50,000 मिल जाएगा और यहाँ 1 लाख मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई जो टैक्स हमने दिया वो 1.5 लाख दिया, और कितने पर दिया, तो कुल आय यानी 15 लाख पर, और परसेंट के लिए 100। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा 10%, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, आपको ग्राफ दिखा रखा है और ये आपको FDI बता रखी है, वो भी मिलियन में। और देखो FDI कितनी कितनी है हर एक वर्ष की आपको बता रखी है। अब कहता है कि किस वर्ष के लिए परिवर्तन की दर अधिकतम है। देखो परिवर्तन का मतलब होता है चाहे तो वो बढ़े और चाहे वो घटे, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज है, जो परसेंटेज चेंज है आप कह सकते हो, तो वो किस ईयर में है, ये हमें पता करना है। तो करना क्या होगा इसमें, देखो जैसे मान लो कि मुझे इनको कंपेयर करना है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई 800 रुपये का चेंज है, और कितने पर आया है, तो बेस वैल्यू 2200 रहेगी, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे कि भाई 400 रुपये का चेंज है, और ये 400 का जो चेंज है 3000 पर है। इसके बाद अगर हम यहाँ चले तो इनका अंतर आप समझ रहे हो, 280 और 400, यानी कि 680 का चेंज है, और कितने पर, 3400 पर। उसी तरीके से यहाँ अगर आप देखोगे तो 1080 आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है चेंज हुआ है, और कितने पर भाई, 2720 पर। और इसके अलावा देखो यहाँ आपको एक चेंज नज़र आ रहा है, अगर हम 20 जोड़े 3300 और 500 यानी 520 का, और ये चेंज है 3800 पर। तो देखो आपको इन सबको कंपेयर करना होगा, या तो आप इन सभी के साथ परसेंटेज लगा सकते हो, और अगर परसेंटेज का मतलब है सभी के साथ 100 लगा सकते हो, वरना आप फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हो, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। लेकिन देखो कुछ चीज़ें ना मतलब समझाई नहीं जा सकती, वो चीज़ नज़र आती है। अब आप कोशिश करना अगर समझ पाओ। देखो ये वाला चेंज तो ना मतलब मुझे देखने से पता चल रहा है बहुत छोटा सा चेंज है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, देखो यहाँ 800 का चेंज आया है, और वो भी मात्र 2200 पर। यहाँ चेंज भी कम आया है और वो भी बड़ी वैल्यू पर, तो ये तो पक्का छोटा है, इसको आप काट दो। उसी तरीके से देखो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 680 का चेंज है, मतलब इससे तो काफ़ी कम है, और वो भी बड़ी बेस वैल्यू पर, यानी कि और छोटा होगा। यहाँ बेस वैल्यू छोटी थी, तो ये भी आप कट कर दो। उसी तरीके से आप देखोगे ना ये भी बिल्कुल कटता नज़र आ रहा है। इससे आप कंपेयर करो, चेंज है मात्र 520 का, और वो भी बड़ी वैल्यू पर। छोटी वैल्यू पर आता तो समझना पड़ता, बट इससे बड़ी वैल्यू पर है तो इसका मतलब ये छोटा ही बनेगा। तो कुल मिला के आप इन दोनों को कंपेयर करो, और इन दोनों को अब कंपेयर आप कर लेना। जैसे या तो आप परसेंटेज बना लो, परसेंटेज के लिए इंटू 100 लगाओगे ना, इसको और छोटा कर लो, ये 4/11 बना, और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 400/11 हो गया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11 3 33 हुआ, और बचा 7 और 0, तो 36 के करीब इसकी वैल्यू जा रही होगी। अब थोड़ा सा देखो यहाँ कंपेयर करते हैं इंटू 100 लगा के, तो एक एक ज़ीरो ख़त्म। उसके बाद आप इसको 4 से काट सकते हो, देखो 4 से ये नंबर 27 बार ही कट रहा है, और 4 से ये नंबर कट रहा है 4 6 24 और 8 बार ही। फिर आप और छोटा कर सकते हो करना चाहो तो, वरना आप पहले मल्टीप्लाई कर लो और लिख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा साइड करते हैं, तो यहाँ आपका बना 2700/68। अब देखो 68 और छोटा कर लो चलो इसको, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो आप इसको 1350 लिख लो भाई, 2 से मैं काट रहा हूँ उसको,
बल्कि 2 से क्या, आप इसको 4 से काट लो कि 4 गुना 6 24 और 4 सत्ते 28 और 5। नीचे 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 7। अब देखो भाई 17 से ना लगभग लगभग ये 40 बारी तो कटता नजर आ रहा है आपको। भाई 17 गुना 4 68 होता है, 40 बारी में 680 होगा। तो ये वैल्यू तो 40 के ना बहुत करीब पहुंच जाएगी। तो यही यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज होगा। और ये सबसे बड़ा जो चेंज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, तो वो देखो यहाँ आया था। कौन सा ईयर है ये, 2018 से 19। बाकी देखो मैंने बहुत तसल्ली से आपको समझाया, तो थोड़ा टाइम खींच गया इस क्वेश्चन में। आप इसको मतलब समझ जाना जी कैसे करने हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 है और कहता है कि x 7 घंटे 30 मिनट में ए से बी तक की यात्रा करता है। अब ए से बी तक की जो यात्रा करता है तो वह दूरी के 2/3 के लिए इस दूरी को ना आप 3 हिस्सों में बांट लो। और 3 में से देखो ये 2 हिस्सा है और ये बचा हुआ 1 हिस्सा। यहाँ स्पीड उसकी 90 थी और देखो लास्ट में क्या बोला है, 900/7 पर विराम लेता है। इसका मतलब है उसकी लास्ट स्पीड जो थी ना जिससे उसने ट्रैवल किया 1 यूनिट डिस्टेंस, तो वो 900/7 थी। अब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, जबकि रियल डाटा जो हमें दे रखा है वो टाइम है। तो अब आप यहाँ पर ना टाइम निकालो। टाइम कैसे निकलेगा, जैसे ये 2 यूनिट डिस्टेंस चलने में इसने 90 की स्पीड ली है, तो टाइम कितना लिया होगा, आप बोलोगे 2/90। अच्छा ये 7 ऊपर चला जाएगा तो आप कहोगे यहाँ पर 7/900 टाइम लिया है। अभी 1 0 मैं यहाँ टांग देता हूँ, उससे क्या होगा एलसीएम लेने की नौबत नहीं आएगी। और ये आपका ना 27/900 बन गया। और 27/900 यूनिट टाइम जो लग रहा है, और छोटा कर लो आप, तो आप इसको लिख सकते हो 9 या 27 और 9 से काटोगे 100 बारी। अब 3/100 की जो वैल्यू है, इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में 7.5 घंटे है, जिसको आप 15/2 लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पर ना 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, देखो 15/2 तो है ही वहाँ। और 3/100 को आप लिख सकते हो इधर पलट कर 100/3। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 250 मिल रही है 1 यूनिट की वैल्यू। अब ये टाइम की जो 1 यूनिट आपको 250 मिल रही है ना, तो डिस्टेंस की भी 1 यूनिट की वैल्यू 250 ही होगी, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस डायरेक्ट उसमें होते हैं रिलेशन में। तो आप कह सकते हो कि 2 और 1 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी ना वो 3 गुना 250 होगी। और टोटल डिस्टेंस जो यहाँ होगा वो 750 किलोमीटर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा इसमें कैलकुलेट करना था। इसके बाद देखो एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 11 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग और 16 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, उनके बीच का अंतर क्या है। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वैसे तो आपको पता है 9999 ये होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो तो 11 से तो ये डिवाइड ही हो रही है, तो कम से कम इतना तो हमने सॉल्व कर ही लिया। और अंकों का योग भी आपको नज़र आ रहा है 36 है। अब हमें क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो 16 से विभाज्य हो। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखो अभी भी यही होगी, लेकिन ये 16 से डिवाइड होती है या नहीं होती, आप इसको डिवाइड करके चेक करो। तो आप देखोगे कि भाई 16 गुना 5, बल्कि 6 बार ही ले लो, 16 गुना 6 96 हुआ। बचा 3, ऊपर से उतारा 9, 16 दूनी 32, उसके बाद बचा 7 और 9। और आप समझ पा रहे हो 16 गुना 4 64। तो इसका मतलब है कि ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा, रिमाइंडर 15 बच रहे हैं। तो 15 को आप इसमें से माइनस कर दो, तो नंबर आपको मिलेगा 9984। ये वो नंबर है जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और इसके अंकों का योग जैसे कि आप देख पा रहे हो 9 9 18 और 8 26 और 4 30। तो बस इन्हीं दोनों का अंतर हमसे पूछा था, तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 6। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक्स ने एक वस्तु जो खरीदी है तो उस पर 16,000 रुपये लिखे हुए हैं, बट 15% का डिस्काउंट भी मिलता है। अब जैसे मान लो मैं आपसे 16,000 का 15% पूछूँ, तो आपको पता है कि 10% के लिए एक ज़ीरो हटा देनी है, ये तो 10% है और 5% का मतलब इसी का आधा। तो 2400 रुपये यहाँ पर 15% वैल्यू है,
जब आप इसमें से घटाओगे तो 13,600 रुपये वैल्यू रह जाएगी। अब आगे क्या कहता है कि जो भी रियायती मूल्य है, मतलब ये वाला डिस्काउंट देने के बाद का मूल्य है, तो इसमें 10% ना टैक्स और जोड़ना है। और 10% देखो फिर से आप समझ पा रहे हो, एक ज़ीरो हटा दो तो 1360 होगा। तो नेट जो उसको भुगतान करना पड़ा वो इतना भुगतान करना पड़ा, यानी 14,960 होगा इस सवाल का आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपको 18 नज़र आ रहा है। कहता है एक्स वाई से 9 महीने बड़ा है और वाई की आयु 4.25 है। अब 4.25 से देखो कन्फ्यूज़ मत हो जाना, यहाँ जो ऊपर का 0.25 है ना, इसको आप देखोगे एक्चुअली में 100 के कंपैरिजन में, तो ये 1/4 बना। और एज की बात हो रही है साल में, तो एक साल का भाई चौथा हिस्सा आप समझ रहे हो 3 महीने होते हैं, तो 4 साल 3 महीने इसकी एज है। और एक्स 9 महीने बड़ा है, 9 महीने आप जोड़ोगे तो पूरा 5 साल बन गया। और इनका बस अब रेशियो निकालना है, 2 ज़ीरो आप यहाँ ले आओ और जब आप इसको काटोगे 25 से तो ये 20 बारी कटेगा। और 25 एक कम 25 175 यानी 17 बारी कटा। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 20:17। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है। एक पाई चार्ट आपको दिखा रखा है और कहता है कि कौन सा तत्व, मतलब कौन सा तत्व सभी तत्वों के औसत योगदान के बराबर है। तो देखो सबसे पहले ना आपको इन सब का औसत निकालना है, तो इनको जोड़ना शुरू करते हैं। देखो 0.32 में ना 0.20 जोड़ना है, तो 0. समझ पा रहे हो, अब 52 हो गया। उसके बाद 0.08 जोड़ दो इसमें, तो देखो ये हो गया 8 और 2 10 6 इतना 0.60। आप 0.600 भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हम इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट जाएगी और इन दोनों को जोड़ने से आपका 0.400 बन रहा है। तो कुल मिलाकर भाई ये बना 1, 0.600 प्लस 0.400 1 बना। और एक जो है ना वो तो सम है, टोटल 5 है ये तत्व, तो यहाँ पर 0.20 इनका एवरेज है। अब आपको देखना है किसके बराबर है, तो ये बराबर है हाइड्रोजन के, तो आंसर होगा हाइड्रोजन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। कहता है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है। अब आपको समझना है, देखो 45 किलोमीटर की दूरी को 30 मिनट में ट्रैवल करने का मतलब है, 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे, तो 1/2 का 2 यहाँ आ जाएगा। तो आपको स्पीड पता चलेगी, यानी कि इस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ना 90 किलोमीटर पर आवर है। अब कहता है यदि लोकल रेलगाड़ी की गति एक्सप्रेस की गति का 75% है, मतलब देखो इसकी स्पीड 90 है और अब आपको ना इसका 75% निकालना है। तो जब आप निकालोगे 75% तो आपको 135/2 मिलेगी स्पीड। और इस स्पीड से इसने चलना कितना है, तो वो चलना है देखो उसी दूरी को, उसी दूरी का मतलब 45 किलोमीटर को। कितना टाइम लगेगा हमें पता लगाना है। तो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस अब आपको चलाना है भाई 135/2 से, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। अच्छा 45 से नंबर 3 बार ही कटता है, तो 2/3 घंटे लगेंगे, जिसको मिनट में बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे पूरे 40 मिनट लगेंगे। तो 40 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। बाकी देखो यहाँ ये शिफ्ट ओवर होती है, और जैसे ही आपको कोई नई आंसर की मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे भेजना। बाकी मिलते हैं जल्द अगले पेपर में। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।